अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अवान। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टेम्पोरल आर्थराइटिस। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस की कंप्लेन लेके, लेकिन ये बड़ा इजी टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना नॉर्मल हेडेक, टेम्पोरल आर्थराइटिस और मिग्रेन या क्लस्टर हेडेक, ये सारे हेडेक की टाइप्स हैं, लेकिन टेम्पोरल आर्थराइटिस उनसे डिफरेंट है और इसके पीछे जो कॉजेस हैं वो भी उनसे डिफरेंट हैं। सिम्टम भी इसके मुख्तलिफ हैं। तो आज हम कंप्लीटली इसी के बारे में बात करेंगे, टेम्पोरल आर्थराइटिस के बारे में। टेम्पोरल आर्थराइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों को आज के इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। और प्लस मैं अपने दो केस भी शेयर करूंगा कि हमारे पास जो टेम्पोरल आर्थराइटिस के पेशेंट आए उनको हमने कैसे डील किया और रिजल्ट हमारे पास कैसा रहा। आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही होगी, प्लीज। जी, तो ये टेम्पोरल आर्थराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस को क्रेनियल आर्थराइटिस भी कहा जाता है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस भी कहते हैं, इसके बाद इसको हर्टन डिजीज भी कहा जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड वेसल्स आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और उस इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे प्रॉपर तौर पे ब्लड फ्लो नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसका नाम जॉइंट सेल आर्थराइटिस क्यों पड़ा? क्योंकि जब बायोप्सी की गई तो बायोप्सी में जो इन्फ्लेमेटरी सेल था, उसके नाम की वजह से इसको जॉइंट सेल आर्थराइटिस कहा गया। इसके बाद टेम्पोरल आर्थराइटिस टेम्पोरल आर्टरी को इंडिकेट करता है, जो कि हमारे इस टेम्पल ईयर के साथ, ये जो हमारा टेम्पल है यहाँ पे, ये यहाँ से पास हो रही होती है। और जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आती है तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इस हिस्से में पेन फील होना शुरू हो जाता है, दर्द फील होता है। और उसका जो डायरेक्ट असर होता है वो हमारी आई साइड के ऊपर भी होता है, कि हमारी जो नजर है उसके अंदर धुंधलापन आ जाता है, क्लियर तौर पे हम देख नहीं सकते, आंखों में लैक्रिमेशन शुरू हो जाती है। और जब भी कोई आप काम करना चाहते हैं, कोई रीडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और ये इतना शदीद सर दर्द होता है कि ये इसकी वजह से आप सुकून नहीं कर सकते। तो अभी हम इसकी सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, जॉइंट सेल आर्थराइटिस की मेन सिम्टम्स क्या हैं। तो जो बेसिक और सबसे ज्यादा हमारे पास कंप्लेन आती हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस में, वो आता है 75%। जो सिम्टम्स आती हैं या कंप्लेन आती हैं वो हेडेक की कंप्लेन आती है, सर दर्द की आती है। कि इन पेशेंट्स में 75% पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जी हमें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसमें थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा आ गया था। तो अब ये इसके जो मेन इसकी सिम्टम्स आती हैं, 75% पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जी हमें शदीद किस्म का सर दर्द होता है। उसके अलावा बाकी इसमें थ्रोबिंग हो सकती है, टेंडरनेस होती है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मिनट। जी जी, कुछ इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे बैकअप, हिप पेन हो रहा है, कमर में शदीद किस्म का सर दर्द हो रहा है। दूसरी आप फिगर में आप देखते हैं कि शदीद किस्म का सर दर्द हो रहा है। थर्ड फिगर में आप देखते हैं कि उसके अंदर उसमें पर्सन ने अपने जाँ को पकड़ा हुआ है, कि जाँ पे शदीद किस्म का सर दर्द। फोर्थ में आप देखें वहां पे टेम्पोरल आर्थराइटिस को बकायदा वहां पे हाईलाइट किया हुआ है। फिफ्थ में आप देखते हैं कि वहां पे इसने अपने ग्लासेस उतारे हुई हैं और शदीद किस्म का सर दर्द और उसको आई ब्लरनेस का सामना है, धुंधलापन का सामना है। इसके बाद इसके और जो कुछ सिम्टम्स आती हैं उसमें नेक पेन है, शोल्डर है, हिप पेन है, ये अगर हो सकता है। पोलीमल्जिया रेमोटिका, ये इसके अंदर कुछ कंस्टिट्यूशन सिम्टम्स आती हैं, जैसे फटीग फील होती है, थकावट होती है, बुखार हो गया, वजन कम होना शुरू हो जाता है, जॉ पेन। 40% पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें शदीद किस्म का जॉ पेन हो रहा है।
जबड़े में हमारा दर्द हो रहा है, चेहरे में दर्द हो रहा है। इसके अलावा जो और इसकी जो इम्पोर्टेंट और अलार्मिंग सिम्टम्स होती है वो है विजुअल डिस्टर्बेंस एंड विजन लॉस। आपकी नज़र बहुत ज़्यादा मुतासर होती है या आपकी नज़र कम हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है। और अदर सादा पिटोसिस, हियरिंग डिफिकल्टी, डिप्लोपिया, ये भी इसके साथ साथ सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। एटोलॉजी काज ऑफ द डिजीज, ये इसकी टोटली अननोन है। हर डिजीज की कुछ ना कुछ काज होता है, लेकिन इसकी अभी तक एटोलॉजी प्रॉपर तौर पे फाइंड नहीं हो सकी कि जी वाकई यही इसका कॉज है। लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये टेम्पोरल आर्टराइटिस की तरफ पेशेंट्स को लेके जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इंक्रीजिंग एज, मीन की जो पेशेंट की एज होती है वो अबव देन 50। उसके बाद फीमेल और टू मेल अगर हम रेशो लेते हैं तो वो 2:1 है। ये दो फीमेल टेम्पोरल आर्टराइटिस का शिकार होती हैं बनिस्बत एक मेल के। इसके अलावा कुछ जेनेटिक ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें ये HLA, HRA, हैप्लो टाइप है। उसके बाद टोल लाइक रिसेप्टर 4 जीन है। फिर स्मोकिंग हो सकती है। फिर देन अदर इन्फेक्शन आ जाती है जिसमें ये न्यूमेटिक इन्फेक्शन आ जाती हैं। डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो डायग्नोज में ये है कि जो ESR रेट होता है वो अबव देन 50 होता है। इसके अलावा इसकी एलिवेशन होती है अल्फा 2 ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजेन है। हाई हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP ये टेस्ट कहलाता है, तो इसमें हमेशा जो इसका रेट होता है वो हाई आता है। फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस है। क्राइटेरिया में हम किन पेशेंट्स को कहते हैं कि जी इसको टेम्पोरल आर्टराइटिस है और किसको हम ये कह सकते हैं कि जी इसको नॉर्मल हेडेक है, ये बड़ा जरूरी होता है यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना। तो इसमें ये होता है कि जिन पेशेंट्स की एज 50 से अबव होगी और उनको नया नया हेडेक वहाँ पे लोकलाइज हो, उनकी जो ESR मेजरमेंट है वो ग्रेटर देन 50 हो, और जब उनकी बायोप्सी की जाए तो उसमें पॉजिटिव आर्टरी बायोप्सी हो, ठीक है, वहाँ पे इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव हो। फिर देन जो टेम्पोरल आर्टराइटिस है जहाँ पे कुछ ना कुछ पैल्पिटेशन फील हो रही होती है, टेंडरनेस फील हो रही होती है, ये इसके मेन इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसमें से कम 3 इसके सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए। और जो 3 जो हाई है वो कौन कौन सी हैं? हेडेक है, उसके बाद पेशेंट की एज 50 से अबव होनी चाहिए और ESR मेजरमेंट ग्रेटर देन 50, और देन एक पॉजिटिव आर्टरी बायोप्सी। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि ये सिम्टम मस्ट होने चाहिए। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें, कन्वेंशनल सिस्टम में देखें, एलोपैथिक सिस्टम में देखें, तो वहाँ पे इसके हाई डोज कार्टिस्टेरॉइड थेरेपी इस्तेमाल की जाती है जिसमें ओरल प्रेडिसोन 40 to 100 मिलीग्राम पर डे इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि ये विजन लॉस को रिड्यूस करता है। जो विजन डैमेज हो रही होती है वो एक्चुअली इरिवर्सिबल है। अगर उसको हम उसको 24 से 48 घंटे अगर ज्यादा गुजर गए फिर वो इरिवर्सिबल है। तो ये कार्टिस्टेरॉइड थेरेपी क्या करती है कि उस विजन लॉस को कम होने से बचाती है। दूसरी तरफ उसका आता है लो डोज एस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं जिसका काम ये होता है कि एक तो विजन लॉस होने से बचाती है, दूसरा थ्रोम्बोसिस, और तीसरा इसमें आता है IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं टेम्पोरल आर्टराइटिस की तरफ कि हमारे पास जो होम्योपैथी है इसके अंदर इसको कैसे डील किया जाता है। तो मेरे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं इस कंप्लेंट के साथ। मिग्रेन के भी आते हैं, नॉर्मल हेडेक भी होता है, उसके बाद क्लस्टर हेडेक होता है और टेम्पोरल आर्टराइटिस। तो इसके भी मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिकवर हुए। आज मैं 2 पेशेंट्स का जहाँ पे जिक्र करूंगा कि उसको हमने जब हिस्ट्री ली तो पेशेंट ने हमारे सामने क्या चीज, अपनी हिस्ट्री को कैसे बयान किया और फिर उसकी उन हिस्ट्री को हमने किस तरह इवेल्युएट किया और उसके बाद उसको हमने उसकी मेडिसिन को फिर डायग्नोस करने में हमें मदद मिली और उस मेडिसिन का रिजल्ट क्या रहा। तो इन सब चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे पास एक पेशेंट आई जिसकी एज 72 ईयर्स थी। ये यूके से पेशेंट थी और इसका मैंने ऑनलाइन केस लिया था जूम के ऊपर। तो इसके जो कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे सबसे पहले तो उसकी जो कंप्लेन थी वो टेम्पोरल आर्टराइटिस की थी, और उसके साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स थे वो स्वेलिंग राइट साइड ऑफ द फेस था, नियर आई, लैक्रिमेशन थी। इसके अलावा ये IBS की पेशेंट भी थी और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट थे। तो पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री ऐसे नरेट की कि डॉक्टर, जब मैं यंग थी तो मुझे एलर्जी का मसला था, मैंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की लेकिन आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उसने कहा जी मैंने होम्योपैथी भी इस्तेमाल की, लेकिन आखिरकार मुझे कॉर्टिजोन पे जाना पड़ा ताकि जो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी और यहाँ तक कि जो मेरे आर्म था वो बुरी तरह डैमेज हो रहा था।
तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने कॉर्टिज़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो कहती थी, अब जो मेरी प्रॉब्लम वो ये है कि मेरी इस दाएँ आँख में बहुत सख्त किस्म का दर्द होता है, जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा यहाँ से लैक्रिमेशन होती है। बार-बार यहाँ से पानी आता रहता है आँखों से। तो डॉक्टर को मैंने विज़िट किया 6 महीने पहले, तो उसने मुझे कहा जी आप एमआरआई करवाएँ, सीटी स्कैन करवाएँ, लेकिन कुछ भी उस एमआरआई या सीटी स्कैन से कुछ भी हमारे सामने नहीं आया। तो डॉक्टर की जो ओपिनियन थी, उसने कहा कि जी मुझे लगता है कि आपको टेम्पोरल आर्थराइटिस है। अब उसने कहा कि इसके लिए उसने मुझे कॉर्टिज़ोन 40 एमजी दी कि आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको इस्तेमाल करना है। और इसके लिए उसने कहा कि जी मेरा एक दफ़ा राइट साइड का जो ऑपरेशन भी हुआ कि पता चले कि जी क्या रीज़न क्या है? क्यों यहाँ पे हेडेक होता है? क्यों यहाँ पे दर्द होता है? लेकिन वो जो ऑपरेशन था वो भी बेकार गया। कोई उसका कॉज़ नहीं पता चल सका कि किस वज़ह से जहाँ से मुझे सर दर्द होता है, जिस किस्म का पेन होता है। फिर कहती जी मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की। मैं लंदन में थी तो वहाँ भी मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्टोस इस्तेमाल करें, सल्फर इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 दिन। लेकिन कुछ हद तक मैं बेटर हुई। लेकिन जैसे ही मैंने कॉर्टिज़ोन का इस्तेमाल बंद किया, तो फिर मुझे दोबारा सर दर्द शुरू हो गया। तो उससे कहने का मतलब ये था कि मुझे कॉर्टिज़ोन ही मुझे रिलीव कर रही थी। उसके बाद उसने कहा कि जी उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ये जो पेन है, ये न्यूरोलॉजी का पेन आप चाहें। दर्द बहुत ज़्यादा होता गया, लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा होती गई, ठीक है। पहले ये था कि मुझे जब मैं बुक वगैरह पढ़ती थी या कोई भी मैं अखबार पढ़ रही थी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि अगर मैं ज़रा-सी कोई बुक उठाती हूँ, तो फ़ौरन मेरी आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है और मैं मज़ीद आगे उसको रीड नहीं कर सकती। पेशेंट ये कंप्लेन करती है कि डॉक्टर मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। छोटी-छोटी बातों की टेंशन लेती हूँ, ठीक है। मेरे उसके अलावा मुझे हाई कोलेस्टेरोल भी है, उसकी भी मेडिसिन भी ले रही हूँ, आईबीएस की भी पेशेंट हूँ। एस्पिरिन, मेप्रोज़ोल, सिप्रोक्स, थायरोक्सिन, कॉर्टिज़ोन के साथ में इस्तेमाल करती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ आपको 6 मंथ से ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो 6 मंथ पहले ऐसी क्या आपकी लाइफ़ में टेंशन आई थी? तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर मैं टेंशन लेती हूँ। मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के करीब जाती हूँ, उनको विज़िट करती हूँ और उनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि मैं इसके बारे में फ़िक्रमंद रहती हूँ कि अगर मैं उनके घर गई तो उनको तकलीफ़ होगी। मैंने उससे पूछा आपको किसी किस्म की बात का खौफ आता है? तो उसने कहा कि डॉक्टर मैं मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने घर में रहूँ, वहीं पे लेटी रहूँ और किसी रिलेटिव को विज़िट ना करूँ। मुझे एक ही खौफ आता है कि मैं कहीं मोहताज ना हो जाऊँ, मैं बिस्तर पे ना पड़ जाऊँ और ये खौफ मेरे ज़हन के ऊपर सवार है। मैं अल्लाह से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना करना, मुझे कभी भी पैरालाइज़ ना करना। तो मैंने पूछा कि आपने 2 बातें की हमारे पास। एक आपने कहा जी आपकी आई साइट वीक हो रही है, दूसरी तरफ आपने कहा जी कि मैं कहीं मोहताज ना हो जाऊँ, मुझे इस बात का खौफ है। तो आपको ज़हन में असल खौफ किस बात का है? उसने कहा डॉक्टर जो मेरा असल प्रॉब्लम है, वो टेम्पोरल आर्थराइटिस का है और इसी वज़ह से मैं कॉर्टिज़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ। हालाँकि जो कॉर्टिज़ोन है उसने मेरी नींद को भी मुतासिर किया हुआ है। मुझे प्रॉपर तौर पे नींद नहीं आती, ज़ाहिर है नींद नहीं आती तो उसकी वज़ह से मैं सुबह सुस्त सी रहती हूँ, मुझे सर दर्द रहता है और दूसरा ये है कि मैं लेज़ी सी रहती हूँ। लेकिन कॉर्टिज़ोन इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ताकि मैं मोहताज ना हो जाऊँ। हालाँकि कॉर्टिज़ोन मुझे इतना फ़ायदा नहीं दे रही। तो अब मैं आपकी तरफ इसलिए आई हूँ, मुझे आपका पता चला तो मैं आपकी तरफ इसलिए आई हूँ कि मुझे इस कॉर्टिज़ोन से मेरी जान छुड़ा दें और मेरा ये टेम्पोरल आर्थराइटिस ये ठीक हो जाए। पेशेंट फिर और मज़ीद अपनी लाइफ़ के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपना लाइफ़ टाइम गुज़ारा। तो वो कहती है कि मैं बहुत अर्ली एज में जब शादी के कुछ साल ही गुज़रे थे, तो हमारे बच्चे हो गए और उसके बाद ये है कि मेरी ख़ावंद से अलहदगी हो गई। तो मैंने अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से उनकी परवरिश की, हालाँकि मैं बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। मैंने पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया और उस वक़्त मेरे इमोशंस थे, लेकिन मैंने शादी नहीं की। मैंने अपने बच्चों को एजुकेट किया, उनकी शादियाँ की, अब मेरे दोनों बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, बड़ी हैप्पी और सेटल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। तो मैं स्टिल इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती। इस एज में भी मैं अपने रूम को खुद मैनेज करती हूँ, उसको सेट करती हूँ। मैंने वो रूम भी अपने मेड के हवाले नहीं किया। तो अभी तक मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ।
तो अगर आप देखें तो कोई बंदा ये नहीं कहता, जब मेरे कमरे को देखता है, मेरे घर को देखता है कि किस तरह से मैनेज किया हुआ है, किस तरह वो रह रही है, तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी इतनी ज्यादा ये बीमार है। तो ये केस था। अब इसको ओवरऑल जब हमने इसको डील किया इस केस को, तो मेन इसमें जो एक सिंगल रुब्रिक इसके ऊपर अप्लाई की, और वो था फियर ऑफ डिजीज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। ठीक है, यानी इसको डर था कि इस बीमारी की वजह से मैं कहीं दूसरों के मुताज ना हो जाऊं। ये सिंगल रुब्रिक था जिसके ऊपर ये सारा केस सॉल्व हुआ। फिर ये इंडिपेंडेंट है, खुद अपना काम करती है, लव फैमिली फॉर है, उसके बाद बहुत ज्यादा केयर भी करती है अपनी फैमिली की, रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है अपनी फैमिली के जितने मामला होते हैं ये खुद इसने कहे, संभाले, और उनको अच्छे तरीके से निभाया। फिर उसने कहा कि मेरे इमोशंस थे लेकिन मैंने शादी नहीं की। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने इमोशंस सप्रेस, उसके अपने इमोशन क्या थे, सप्रेस हुए हैं। और किस लिए? लव फैमिली फॉर, अपनी फैमिली के लव की वजह से। तो ये टोटल केस था, और ये इसकी जो मेडिसिन थी वो किप्रोमेट। मैंने इसको यहाँ से कहा कि आप इस तरह करें, वहाँ मार्केट से किप्रोमेट ले लें। तो उसने कहा जी कि दुबई में मैं हूँ, यहाँ से तो नहीं मिलती, लेकिन मैंने एक हफ्ते बाद यूके चला जाना है, तो वहां से मैं ले लूंगी। खैर उसने वहां से मेडिसिन दी, और आफ्टर 2 डेज उसने मुझे जब बताया, अपना फॉलोअप दिया, तो बहुत ही एक होम्योपैथी ने वहां पे एक मैजिक रोल प्ले किया। और वो ये था कि उसने कहा कि पहले तो मैं जरा सी बुक उठाती थी तो मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते थे, पानी आना शुरू हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा पेन तकरीबन 50% कम हो गया। उसने फिर 4 डे मुझे दोबारा बताया कि मेरा पेन मजीद 1 वीक के बाद टोटल उसका पेन खत्म, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी किस्म का जो उसको हेडेक था, उसके बाद स्वेलिंग थी और लैक्रिमेशन थी, ये सारे सिम्टम उसके खत्म हो चुके थे। तो मेरे पास तकरीबन 3 मंथ वो अंडर ट्रीटमेंट रही। मैं उसको मेडिसिन हमने जस्ट फर्स्ट टाइम यूज की थी, उसके बाद जस्ट वो फॉलोअप में रही, कोई फर्दर इस मेडिसिन को रिपीट नहीं किया गया। तो मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे कुछ मजीद रुब्रिक शेयर कर देता हूँ। ये फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ वीपिंग इनवॉलेंट्री, ये अच्छा, ये जो रुब्रिक थी ना, बड़ी कमाल की रुब्रिक थी, वीपिंग इनवॉलेंट्री कन्वर्सेशन ड्यूरिंग। केस तो मैंने फर्स्ट रुब्रिक पे ले लिया था, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग डिपेंडेंट ऑन अदर, इस पे केस मैंने ले लिया था उसका। वीपिंग इनवॉलेंट्री कन्वर्सेशन, ये एक ये जो रुब्रिक थी ना कन्वर्सेशन, बड़ी प्रॉपर रुब्रिक थी कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो अचानक वो रो पड़ी। तो इस रुब्रिक को मैंने अप्लाई किया, वीपिंग इनवॉलेंटरी कन्वर्सेशन ड्यूरिंग, इसमें 2 या 3 मेडिसिन टोटल पड़ी हैं। बड़ी वाइवेशियस थी। उसके बाद एंजाइटी हेड, हीट ऑफ इट, कि हेड के अंदर जो उसको हीट फील होती है, उसको सर दर्द होता है। एंड डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू, उसे डर था कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। डिल्यूजन बिजनेस डूइंग बिजनेस, मैं अपने काम कर रही होती हूँ। फास्टिडियस प्रूव हिमसेल्फ ही हैज टू। तो ये सारी जब रुब्रिक अप्लाई की तो ये किप्रोमेट आई। इसके बाद अगला एक और केस था, और वो केस था एक अनदर लेडी का। उसका सिम्टम ये था कि, इसको आपको दोबारा लेके जाता हूँ टेम्पोराइटिस पे। उसका सिम्टम ये था कि वो कहता है कि मुझे इतना शदीद किस्म का सर दर्द होता है कि मुझे आराम ही नहीं आता। कहता है डॉक्टर, मैं डेंटिस्ट के पास गया कि मुझे सर दर्द होता है, तो उसने कहा कि शायद आपके दांत में कीड़ा लगा होगा, इस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है। एक दांत निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, सर दर्द मेरा वहीं का वहीं। फिर आखिर उसने मुझे कहा कि जी आप ये दवाई खाएं, ये आपके पेन के लिए ठीक है, लेकिन नहीं आराम आया। फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास चला गया, मेडिकल के स्पेशलिस्ट के पास चला गया, फिर नैरो वाले के पास चला गया। तो मुझे हर जगह से न्यूरोलॉजी का पेन की उन्होंने टेबलेट्स दी। तो वो तकरीबन जब लेता हूँ तो 24 घंटे काम करती है, उसके बाद दोबारा फिर पेन शदीद हो जाता है। तो कहते हैं कि डॉक्टर अभी तक ना मेरे इसका प्रॉपर तौर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेंटिस्ट के पास गया मजबूर होके कि शायद हो सकता है मेरा दांत खराब हो, उसने मेरे 4 दांत यहाँ से निकाले, और फिर भी मेरा जो सर दर्द था वो उसी की उसी तरह ही था। तो अब मेरे पास जब आया तो मेरे कैसे, जब तुम्हें सर दर्द शदीद होता है तो तुम क्या करते हो उस वक्त? क्या तुम्हें कहते, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता। अच्छा, ओके, बात नहीं करते तो क्या मतलब है, थोड़ा सा बताओ ना। कहते अगर मुझसे भी कोई बात होता है ना तो मैं कहता हूँ खबरदार किसी मुझसे बात की। मैं बस खामोश होकर चुप करके लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ या लेट जाता हूँ। तो मेरे मुंह से जरा सी बात निकलती। मैंने उसकी एक ही रुब्रिक वहां पे अप्लाई की थी, क्वाइट वांट्स टू बी पेन ड्यूरिंग। तो इसमें 3 टोटल मेडिसिन पड़ी हुई थी, और दूसरा था इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स। कहता है मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। 2 रुब्रिक जस्ट अप्लाई की तो उसकी जो मेडिसिन आ गई थी नक्सोमिका, तो उसको नक्सोमिका 30 में दी गई थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जब फॉलो अप हुआ, 1 हफ्ते के बाद उसका फॉलो अप आया था, तो वो कहता है डॉक्टर मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हूँ, मेरा पेन तकरीबन 70% कवर हो चुका है, जस्ट 30% रह गया है। और वो पेन वो ऐसा है जो मैं सिर्फ बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो 1 मंथ के बाद जब मज़ीद उसका दोबारा फिर मुझसे मेडिसिन लेना आया, तो वो कहता है कि अब मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुका हूँ। तो होम्योपैथी इस लेवल पे काम करती है। अगर हम दूसरे कन्वेंशनल सिस्टम में जाएँ, तो इन मेडिसिन ने प्रॉपर आगे चलना होता है। कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है। वो पेशेंट्स मेडिसिन खाते रहते हैं और उनके अंदर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर तौर पे क्योर करती है। ये स होम्योपैथी का कमाल है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पे आप कमेंट कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।